हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव माइंड। आज हम चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पार्टनरशिप, या आप उसे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। आज उसके हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, बिल्कुल डिटेल्ड कंसेप्ट देखेंगे शुरुआत से। अगर मार्क्स वाइज वेटेज की देखें तो आपका जो पार्टनरशिप का पूरा ग्रुप है, कहने का मतलब है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, ये जो पार्टनरशिप का पूरा ग्रुप है बच्चे, ये फाइनल एग्जाम्स में 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मार्क्स वाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं पार्टनरशिप में, जो आपका पार्ट नंबर 1 आज पहला वीडियो है, उसमें फंडामेंटल्स में हम देखेंगे पार्टनरशिप का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसका मीनिंग, मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख में क्या लिखा जाता है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके रूल्स क्या अप्लाई होते हैं, हु में बी अ पार्टनर इन अ फर्म, मतलब पार्टनर कौन बन सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, या स्वामित्व के आधार पर व्यवसाय के प्रकार। अगर मैं एक ऑनर है तो उसको बोलना शुरू करूंगा किसी फर्म में, अगर एक ऑनर है तो मैं उसको बोलना शुरू करूंगा वो सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेड है। ठीक है, ओनर का मतलब होता है जो उसका प्रॉफिट या लॉस रखता है। यहाँ पर सर्वेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक, इसी तरह से अगर ओनर की संख्या बढ़ती है, एक से ज़्यादा हो जाती है, तो उनके रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप, यानी उनके संबंध को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। संबंध मतलब सर देखिए, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं पेरेंट्स, मदर और फादर के लिए, मिनिमम कितनी आइडेंटिटीज़ होती है वहाँ पर? 2। इसी तरह से अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई दोनों ने मिलकर एक फर्म स्टार्ट करी तो उनके जो संबंध होगा, उनका जो रिलेशनशिप होगा, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक, इसी तरह से इंडिविजुअली वो कहला जाएंगे, मिस्टर एक्स होगा पार्टनर एक्स, मिस्टर वाई होगा पार्टनर वाई। जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसको हम बोल सकते हैं वो हमारी पार्टनरशिप फर्म है। इसी तरह बहुत सारे ऑनर हो सकते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने सीखा पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पर्सन्स रिक्वायर होते हैं। ठीक है, आपको ये समझना होगा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप पे अप्लाई होता है। जिस तरह से इंडियन पीनल कोड के बारे में, पीनल एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, उसी तरह से पार्टनरशिप के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर गवर्न किए जाते हैं। एक्ट आपको याद करना होगा, ये कानून है, इंडियन है क्योंकि इंडिया पे अप्लाई होता है, पार्टनरशिप एक्ट है यानी भारतीय अधिनियम है, और ये एक्ट बने था 1932 में। और हर एक्ट अपना कैरी करता है ईयर जब भी वो बना है। तो आपको पूरा याद करना है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। किसी भी एक्ट की डेफिनेशन मतलब उसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हम वर्ड टू वर्ड याद करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो आपको वर्ड टू वर्ड लिखना होगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये डेफिनेशन उसके सेक्शन 4 में है। तो बोला गया पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। मैंने अभी बताया था आपको पार्टनरशिप क्या होती है, एक रिलेशनशिप होती है, कितना? 2 और मोर पर्सन्स के बीच में होती है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो एग्री करे शेयर द प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बांटने के लिए, कहाँ का? ऑफ अ बिजनेस, किसी एक बिजनेस के लिए। कैरिड ऑन बाय ऑल, जो कैरी करे सारे, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो उनमें से एक सभी के लिए एक्ट करे। मैं समझा रहा हूँ ये पॉइंट क्या होता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस फर्म है या एक फर्म है, यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये लाइन कहता है कि ये देखिए, ये कह रहा है हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर कर रहा है बिजनेस का। फिर कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब ये तीनों मिलके इस बिजनेस को कैरी करें एक टाइम पे, एट अ रन टाइम। ठीक है, लेकिन कहता है और एनी वन ऑफ देम, हो सकता है ये दोनों उस दिन अवेलेबल नहीं है, एक्स अवेलेबल है, तो एक्स भी एज वाई और जेड की तरह एक्ट कर सकता है। मतलब ये तीनों मिलके इस फर्म को कैरी कर सकते हैं, या कोई एक एट अ टाइम ये दोनों की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो यही बोल रहा है यहाँ पर लाइन कि कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हिंदी मीडियम देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। ठीक है,
यही बताया था हमने, पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को परस्पर बांटने के लिए सहमत है ना। व्यापार भी होना चाहिए, लाभ को भी बांटना चाहिए उनके बीच में, जो कि सबके द्वारा मतलब सभी के द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया हो। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, जो कि सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता हो। तो ये डेफिनेशन आपको याद करना है वर्ड टू वर्ड। ठीक, अब आगे देखते हैं हम डेफिनेशन के बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, मतलब इसकी विशेषताएं क्या हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू और मोर पर्सन, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति, है ना। अभी हम समझ के आए हैं पीछे कि कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है इसमें। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मतलब लाभ का विभाजन अनिवार्य है, प्रॉफिट होना ज़रूरी है। इनके बीच में एग्रीमेंट होता है या वैध अनुबंध होता है। ठीक है, मैं समझाने वाला हूँ क्या होता है ये। बिजनेस होना आवश्यक है, यानी व्यवसाय होना आवश्यक है। एजेंसी रिलेशनशिप होना आवश्यक है, यानी एजेंसी संबंध होना आवश्यक है। इनके बीच में अनलिमिटेड लायबिलिटी या असीमित दायित्व होता है। ये असीमित लिखा है, ठीक, असीमित दायित्व होता है। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है टू और मोर पर्सन, मतलब दो या दो से अधिक पर्सन। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होता है दो या दो से अधिक पर्सन्स का। एग्रीइंग टू कैरी ऑन बिजनेस एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो एग्री करे किसके लिए, बिजनेस एग्री करे टू कैरी अ बिजनेस एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या तो प्रॉफिट और या तो लॉस के लिए या दोनों के लिए। ठीक, आगे हाँ एक चीज़ और, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रॉफिट ही बांटे, वो लॉस भी बांट सकते हैं। आगे दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। साझेदारी के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम दो व्यक्तियों में समझौता हो जो परस्पर लाभ विभाजन करें। ठीक, फर्स्ट पॉइंट आ गया होगा आपको समझ में। सेकंड देखते हैं, कहता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, उनके बीच में लाभ का विभाजन होना अनिवार्य है। कैसे, द एग्रीमेंट बिटवीन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, द एग्रीमेंट बिटवीन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस पार्टनर आर नॉट ओनली एंटाइटल्ड फॉर प्रॉफिट बट दे आर ऑल्सो बियर लॉसेस। आपको ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा होगा एक्रीमेंट क्या है। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है जब भी दो पार्टी एक चीज़ के लिए एग्री करते हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट बनता है। फॉर एग्जांपल ये एक्स है या ये ए है और ये बी है, ठीक है, दोनों ने मिलके एग्री करा, इसने ऑफ़र दिया इसको कि भाई क्या मेरे साथ बिजनेस करोगे, इसने इसको एक्सेप्ट किया और कहा यस मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही दो पार्टी प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को तो उनके बीच में क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। आगे लाभ का विभाजन मतलब होता है साझेदारी से होने वाले लाभ का वितरण साझेदारों में आपस में वितरित होना चाहिए। साझेदारी केवल लाभ के ही अधिकारी नहीं होते अपितु हानि के लिए भी उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में लॉस के बारे में नहीं लिखा था, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है, लॉस के लिए नहीं किया जाता है, तो वो हानि के लिए भी उत्तरदायित्व होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट। 2 पॉइंट हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट कहता है बिजनेस के बारे में, उनके बीच में बिजनेस भी होना चाहिए। देखिए मेन बात है, सबसे पहले 2 पर्सन्स होना चाहिए, वो पढ़ लिया हमने। प्रॉफिट का डिवाइडेशन होना चाहिए, वो भी पढ़ लिया। थर्ड, बिजनेस होना चाहिए। पार्टनरशिप शुड बी फॉर्म्ड फॉर रनिंग अ बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए करी जानी चाहिए। सच अ बिजनेस शुड बी लीगल एंड इट्स ऑब्जेक्टिव शुड बी फॉर अर्निंग प्रॉफिट, मतलब उनका जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, इलीगल ना हो, और उनका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य कैसा होना चाहिए, अर्निंग प्रॉफिट के लिए, है ना। अभी बात करी थी हमने, प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस किया जाता है। व्यवसाय, साझेदारी संगठन किसी व्यवसाय या कारोबार का संचालन करे तथा ऐसा व्यवसाय वैध होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी गवर्नमेंट ने कुछ लीगल करा हुआ है जिस प्रोडक्ट को या जिस बात को आप उसके लिए ही बिजनेस करने लगे, तो वो लीगलिटी होनी चाहिए। ठीक, आगे कहता है 4 पॉइंट एग्रीमेंट, उनके बीच में एक प्रॉमिस क्रिएट होना चाहिए। द एग्रीमेंट कम्स द बेस ऑफ रिलेशनशिप, सही बात है, बेस होती है ये रिलेशनशिप की, बिटवीन किसके, पार्टनर्स के। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटर्न फॉर्म, हाँ ज़रूरी नहीं है कि ये रिटर्न फॉर्म में हो। जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया और बोला भाई आप मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे,
तो वो दो तरह से पूछ सकता है, या तो वो ओरल पूछ सकता है या तो भाई वो रिटर्न में दे सकता है, रिटर्न में लिख के पूछ सकता है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो यही कहा गया कि द एग्रीमेंट बिकम द बेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटर्न फॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि ये रिटर्न में हो। वैध अनुबंध, साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है, सही बात है, और यह अनुबंध वैध होना आवश्यक है। यह अनुबंध लिखित अथवा मौखिक हो सकता है। ठीक है, आगे फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है हमें एजेंसी रिलेशनशिप के बारे में। एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है, यहाँ पर आपको समझना होगा। अ पार्टनर डज ऑल द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड होल्ड्स द अदर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल बाय हिज हर डीड। कहने का मतलब ये है कि एक पार्टनर अपने किए हुए एक्ट के लिए पूरी फर्म को भी रिस्पॉन्सिबल करता है और एक तरह से फर्म भी उस पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल XYZ पार्टनर थे, शॉप चला रहे थे, पार्टनरशिप थी उनकी। Y और Z एट अ टाइम वहाँ पर नहीं थे, X अवेलेबल था। X ने जो भी डिसीजन लिया, ठीक है, X ने जो भी डिसीजन लिया, फॉर एग्जांपल उसने किसी एक पार्टी से लोन ले लिया। ठीक है, लोन मतलब क्रेडिट ले लिया, उधार ले लिया 1 लाख रुपए का। अब अगले दिन जब ये Y और Z वहाँ आए, ठीक है, तो एक्स के किए हुए एक्ट के लिए ये दोनों भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर यही पॉइंट कह रहा है, अ पार्टनर डज ऑल द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, सारा काम करेगा वो, कर सकता है, एंड होल्ड्स द अदर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल बाय हिज हर डीड्स। ठीक, एजेंसी संबंध, साझेदारों में परस्पर संबंध को एजेंसी संबंध कहा जाता है, अर्थात एक साझेदार सभी कार्य फर्म की ओर से करता है और स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों पर फर्म को भी उत्तरदायित्व बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सिक्स्थ, अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब उनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, XYZ पार्टनर थे, अब इन्होंने क्या करा, बैंक से लोन लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। XYZ है, इन्होंने क्या करा, अपनी फर्म को चलाने के लिए बैंक से लोन लिया, ध्यान देना है ना, बैंक के थ्रू लोन लिया। सपोज करते हैं 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया। थोड़े दिन बाद बैंक जब इनके पास आया और कहा भाई मेरे पैसे लौटा दो, इनके पास बहुत सारा लॉस हो चुका था, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भाई मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब ये बैंक अगर कोर्ट में जाएगा, ठीक है, तो जो थर्ड पार्टी है या बैंक इनकी पर्सनल एसेट को भी, है ना, एक्वायर कर सकता है। मतलब इनके मोबाइल फ़ोन, इनका घर, इनकी पर्सनल एसेट भी इसको पे ऑफ करने के लिए ली जा सकती है। इसीलिए हम इसका वर्ड यूज़ करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। उनकी लायबिलिटी की लिमिट नहीं होती है ना। ज़रूरी नहीं है कि उनकी फर्म को बेचकर पैसे आ जाए तो ही थर्ड पार्टी को जाए, है ना। अगर फर्म से बेच के उसके 10 लाख रुपए नहीं आए हैं तो उनकी पर्सनल एसेट को भी लिया जा सकता है। तो यही यहाँ लिखा है, द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज़ अनलिमिटेड. It implies that his private asset can also be used for paying off the firm debts. कहता है साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अतः ऋणों को चुकता करने में साझेदारों की निजी संपत्ति का भी उपयोग किया जा सकता है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आए होंगे कैरेक्टरिस्टिक। आपका अगला काम है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, अपने नोट्स खुद बनाएंगे एक बार ज़रूर। चलिए आगे देखते हैं। पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी है एक पार्टनरशिप डीड, ठीक है। देखिए सबसे पहले जैसे नया टॉपिक है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर सबसे पहली चीज़ तो व्हाट पार्टनरशिप क्या है और हाउ पार्टनरशिप कैसे है। तो मैं व्हाट शायद आपको समझा चुका हूँ, पार्टनरशिप क्या है हमने उसकी डेफिनेशन से समझा हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है हाउ, भाई पार्टनरशिप बनती कैसे है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया था आपको ए और बी है, ए बी के पास गया, बोला भाई पार्टनरशिप करोगे मेरे साथ, तो या तो वो ओरली पूछ सकता है या तो कैसे पूछ सकता है, रिटर्न पूछ सकता है, ठीक है। अगर वो ओरल पूछता है तो ठीक, लेकिन अगर वो सारी चीज़ें लिख लेता है, कहने का मतलब ये है वो सारी चीज़ें डिसाइडेबल चीज़ें कागज़ पे लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, तो उस रिटर्न चीज़ को हम कहना शुरू करेंगे बेटा वो हमारी पार्टनरशिप डीड, ठीक है। उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड, या हम उसको कह सकते हैं साझेदारी संलेख हिंदी में, ठीक है। तो आइए देखते हैं पार्टनरशिप डीड होता क्या है। साझेदारी संलेख, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। सही बात है, पार्टनरशिप कैसे आता है? एग्रीमेंट के थ्रू ही एग्जिस्टेंस में आता है, मतलब जन्म लेता है। अलोंग द पार्टनर amongst the partners the agreement may be either or written। मैंने अभी समझाया था आपको ये एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अगर है ना, जैसे हमने अभी समझा, अगर उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट बना लिया तो उसी को हम कहना शुरू करेंगे, वो क्या है? पार्टनरशिप डीड। ठीक, आगे इट इंक्लूड्स एग्रीमेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ, उस एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में वो लिखेंगे क्या? तो वो लिख सकते हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कितना कितना प्रॉफिट बांटेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी, कमीशन ऑफ अ पार्टनर लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स एंड लोन एसेट्रा। ये सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है। साझेदारी संलेख क्या होता है? तो साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। यह अनुबंध है ना, या तो मौखिक या तो लिखित हो सकता है, परंतु व्यापार की भलाई के लिए यह उचित होता है कि समझौता लिखित हो। यही लिखित स्पष्ट समझौता ही साझेदारी संलेख कहलाता है ना, समझाया था ना। आगे, साझेदारी संलेख में साझेदारों का लाभ विभाजन अनुपात, साझेदारों का वेतन, उनका कमीशन, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, आहरण एवं पूंजी पर ब्याज आदि शामिल किया जाता है। बस आपको यही समझना है ना। एग्रीमेंट जो होता है यानी अनुबंध जो होता है पार्टनर्स के बीच में, ओरल भी हो सकता है और इन रिटर्न फॉर्म भी हो सकता है। ओरल हुआ तो हम उसको बोलेंगे वो एग्रीमेंट है, लेकिन रिटर्न फॉर्म में है, मतलब विटनेस है, थर्ड पार्टी उसको विटनेस कर चुकी है, स्टैम्प हो चुका है, या हम कहें उसको कागज़ पे लिख लिया गया है, तो उसको हम बोलेंगे वो क्या है? हमारा पार्टनरशिप डीड है। ठीक है। अब इसमें लिखा क्या जाएगा? तो सारी चीज़ें, भाई कैपिटल कितनी लगाई, सैलरी कितनी मिलेगी, रेशो कितना होगा प्रॉफिट का। तो अगला क्वेश्चन वही आपका बन रहा है कि मेन कंटेंट क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड में, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में। तो आइए देख लेते हैं। मेन कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब साझेदारी संलेख की प्रमुख कौन सी बातें होती हैं। तो पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर। सही बात है, नेम एंड एड्रेस लिखा जाएगा सभी पार्टनर्स का। हो सकता है बहुत सारे पार्टनर हो, उनके नाम और पते कहाँ रहते हैं, वो सभी साझेदारों के नाम व पते। नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म मतलब फर्म का नाम व पता, मतलब वो बिजनेस कहाँ है, उसका सेंटर कहाँ है। प्रिंसिपल प्लेसेस ऑफ अ बिजनेस व्यापार का क्षेत्र व स्थान, मतलब बिजनेस कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइज होगा, हो सकता है उसकी ब्रांचेस हो तो वो सारी ब्रांचेस की डिटेल लिख सकते हैं उस कागज़ पे। नेचर ऑफ अ बिजनेस मतलब वह व्यापार की प्रकृति लिख सकते हैं कि कौन से नेचर का वो बिजनेस करेंगे या करने वाले हैं। ड्यूटीज़ एंड राइट ऑफ अ बिजनेस मतलब साझेदारों के कर्तव्य एवं अधिकार, मतलब कौन सा साझेदार को कितने राइट्स है, कितने अधिकार है, कितनी डिसीजन पावर है, ये सारी चीज़ें वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ अ पार्टनर कि साझेदार द्वारा कितनी पूंजी लगाई जाएगी, ये भी लिख सकते हैं। सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स मतलब साझेदारों को कमीशन या सैलरी कितना मिलने वाली है। प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशो लिख सकते हैं। लाभ तथा हानि का विभाजन कैसे करेंगे वो लिख सकते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर साझेदारों की निवृत्ति, हो सकता है वो ये भी लिख दे कि भाई कितने उम्र में ये पार्टनर या कैसे ये पार्टनर रिटायर होगा। डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब साझेदारी का अंत, हो सकता है उनका सीजनल बिजनेस हो या डिसॉल्यूशन डेट लिख लें कि भाई हम इतने साल बाद अपने बिजनेस को बंद कर देंगे, तो वो ये भी लिख सकते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है जब बिजनेस ही बंद हो जाए, ठीक है ना, बिजनेस फर्म बंद हो जाए, है ना। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म भी होता है और डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप भी होता है, ठीक है। तो डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल 3 लोग थे, तीनों बिजनेस कर रहे थे, ये भाई साहब रिटायर हो गए, ठीक है, तो ये होगा डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, मतलब उनके रिलेशनशिप में फ़र्क आया। इसी तरह से हो सकता है ये जाने के बाद फर्म ही बंद हो जाए, तो हम उसको बोलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आगे देखिएगा हम इसके बारे में। दूसरा, बिजनेस गुडविल या व्यापारिक साख या ख्याति, मतलब वो उसकी रेपुटेशन भी लिख सकते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ पर इसको डिटेल्ड पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा मेन कंटेंट क्या क्या लिख सकते हैं वो। तो एक बार और आप इसको रीड कर लें या स्क्रीनशॉट कर लेके इसको लिख लें, तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। कोशिश करिएगा अपनी बुक से ज़रूर रीड करें। आगे अगला टॉपिक देखते हैं हम पढ़ने वाले हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड। क्या सर क्या बता रहे हो आप? देखो,
फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि दो बंदे हैं, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। इन दोनों ने मिलके एक फर्म स्टार्ट करी, मतलब पार्टनरशिप स्टार्ट करी। ठीक है, इन्होंने फर्म स्टार्ट करी एक तारीख पर। अब क्या हुआ, इनके बीच में जो एग्रीमेंट था ना बेटा, वो क्या था, ओरल था। अब क्या हुआ, कुछ साल बाद ये जो एग्रीमेंट किया हुआ था, इन्होंने कैपिटल लिखी उसमें, फिर कुछ सैलरी डिसाइड करी होगी, भाई सैलरी कितना मिलेगा, इन लोगों को कितना कमीशन मिलेगा, या इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा, है ना। जब भी ओरल एग्रीमेंट होता है, हो सकता है कुछ समय बाद एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की बात पे एग्री ना करे। हो सकता है ना कि भाई 5 साल बाद ये कहे कि मुझे 8,000 सैलरी मिलनी थी, और ये कहे नहीं नहीं तुम्हें 6,000 सैलरी मिलनी थी, है ना। एग्री नहीं हो रहे। इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ या बेहतर तरीका ये है कि सारी चीज़ें ऑन क्या हो जाए, पेपर हो जाए। लेकिन क्योंकि इन्होंने ओरल एग्रीमेंट किया हुआ था, पेपर पे कुछ भी नहीं था, तो कैसे, अगर कोई स्यू भी करेगा या कोर्ट केस भी करेगा, तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि एक्स सही बोल रहा है या वाई सही बोल रहा है। तो इस केस में जब भी कहीं पार्टनरशिप में ओरल एग्रीमेंट होता है, रिटर्न फॉर्म में नहीं होता है, कह सकता हूं मैं कि पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, तो कोर्ट कौन से रूल्स एप्लीकेबल करता है, ये आपको पढ़ने हैं। तो वही टॉपिक है हमारा, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी ऐसे कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे जब डीड नहीं होगी और उन दोनों के बीच में या पार्टनर्स के बीच में कुछ झगड़ा हो जाए। तो पहला रूल है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर इक्वली, मतलब उन्होंने कुछ भी एग्रीमेंट या कोई भी शेयर डिसाइड करा है। पहला पॉइंट है हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वल दिया जाएगा। मतलब सर देखो, हो सकता है कि पार्टनर्स ने उनका रेशो डिसाइड करा हो कि भाई 2:1 होगा, या मैं ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा या कम लूँगा, लेकिन अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है और वो एग्री नहीं कर पाए हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं प्रूफ कर पाए हैं, तो कोर्ट कहता है कि लाभ और हानि का विभाजन सभी साझेदारों में कैसा होगा, समान रूप से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, यानी व्यापार में लगाई गई पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कई बार बच्चे रट लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट क्या होता है, शॉर्टली देख लेते हैं। किसी भी एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाई जाती है, मानते हो ना। हाँ, अगर कोई भी ऑनर बिजनेस के लिए काम करता है तो उसको क्या मिलता है उसके एवज में, प्रॉफिट्स। भाई सुबह से लेके शाम तक काम करेगा तो उसको उसके बदले में मिलेगा प्रॉफिट। लेकिन जो वो शुरू में कैपिटल लगाता है, सपोज करते हैं एक्स वाई बिजनेसमैन थे, उन्होंने 2 लाख रुपीज़, है ना, 2-2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। अब 1 साल बाद उन्हें प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन क्या कैपिटल पे कुछ मिला, नहीं मिला ना। भाई ये कैपिटल अगर बैंक में लगी होती तो बैंक के थ्रू उनको क्या मिल जाता, इंटरेस्ट मिलता, है ना। तो इसी तरह का इंटरेस्ट भी वो अपने बिजनेस से मांगते हैं जो उन्होंने कैपिटल लगाई थी। तो उसी इंटरेस्ट को हम बोलने लगते हैं इंटरेस्ट ऑन क्या बेटा, कैपिटल। ठीक है, तो ये डिसाइड करते हैं पार्टनर्स ही, 10%, 20% जो भी है ना। आपको क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में दिया रहेगा ये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो इंटरेस्ट रहेगा वो नहीं मिलेगा, यानी नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। व्यापार में लगाई गई पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ या चार्ज ऑन ड्राइंग्स, मतलब व्यापार में किए गए आहरण पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। इसी का उल्टा है, जैसे बिजनेस फर्म में पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं तो वो क्या मांगते हैं, इंटरेस्ट ऑन क्या, कैपिटल। इसी तरह से जब वह बिजनेस से पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th में, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, मतलब कुछ समय के लिए वो पैसा निकाल के ले जाते हैं। तो बिजनेस भी उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो क्या दे उस पर, इंटरेस्ट। तो उसे हम कहने लगते हैं इंटरेस्ट ऑन क्या है वो, ड्राइंग्स। तो ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज किया जाएगा। अगर वो डिसाइड कर लेते हैं तब भी व्यापार में किए गए आहरण पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एट 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन लोन एंड एडवांसेस, मतलब ऋण और अग्रिम पर 6% वार्षिक
दर से ब्याज दिया जाएगा। इसका मतलब होता है जब भी एक बिजनेस फर्म को कोई भी उसका पार्टनर, ध्यान देना, पार्टनर मतलब उसी में ओनर, लोन देता है ना, हो सकता है ना अपनी फर्म को वही लोन दे दे, एज अ लोन कुछ पैसा दे दे और उसे उससे इंटरेस्ट मिले या इंटरेस्ट चार्ज करे। ठीक है, सपोज ए बी पार्टनर थे, उन्होंने बिजनेस चलाया, अब बिजनेस को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो बी ने ही अपने घर से लाके, है ना, लोन दिया अपनी फर्म को और वो चाहता है कि उसे 5% इंटरेस्ट ऑन लोन मिले। तो ये जो डिसाइडेबल इंटरेस्ट है वो इन द एब्सेंस ऑफ डीड में कितना परसेंट मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है 6% पर एनम। ठीक है, कितना मिलेगा, 6% वार्षिक दर से। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है आपका। आगे 5th पॉइंट कहता है नो सैलरी कमीशन आर एनी रेम्यूनरेशन इज अलाउड टू बी पार्टनर। कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, कोई भी अदर रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। साझेदारों को कोई भी वेतन, कमीशन एवं अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं हमने पढ़ रखा है। सबसे पहली चीज़ तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इक्वल। दूसरा हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं होगा। हाँ, इंटरेस्ट लोन है वो कितना होगा, 6% पर एनम, ध्यान देना, पर एनम। ठीक, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन या कोई भी रेम्यूनरेशन भी नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं कि कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमारा आज का लास्ट टॉपिक रह गया है, हम पढ़ने वाले हैं हु मे बी अ पार्टनर इन अ फर्म। कि भाई अब एक क्वेश्चन बनता है कि भाई हम पार्टनर किसको बनाएं, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टनर बनने के लायक हैं या हो सकते हैं। तो हु मे बी अ पार्टनर इन अ फर्म मतलब फर्म में कौन साझेदार बन सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है द पर्सन शुड बी एन अडल्ट इज दैट या दैट इज मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ 18 ईयर्स, मतलब उसने 18 वर्ष की उम्र पाई हो। ठीक है, कम से कम 18 साल का होना चाहिए अगर उससे पार्टनरशिप करनी है, पार्टनर बनना है। तो व्यक्ति वयस्क हो अर्थात उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, है ना। नेक्स्ट, पर्सन शुड बी मेंटली ऑफ साउंड माइंड, उसका मस्तिष्क क्या हो, स्वस्थ हो, मतलब उसमें सोचने समझने की, अपने बारे में सोचने की, अपने लिए डिसीजन लेने की पावर हो। ठीक है, मेंटली ठीक हो। नेक्स्ट, ही शी मस्ट नॉट, कहता है ही शी मस्ट नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड इनकेपेबल फॉर एग्रीमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट बाय द कोर्ट, मतलब जिसे किसी भी राजनियम द्वारा अनुबंध के अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, मतलब उसे किसी कोर्ट ने पहले से ही इनकेपेबल घोषित ना किया गया हो कि भाई वो कुछ नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बहुत ज़्यादा लोन ले लेते हैं तो उनके अगेंस्ट सर्टिफिकेट जारी हो जाते हैं कि भाई आगे से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, तो ऐसे लोगों को हम पार्टनर नहीं बना सकते। आपको थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो तीनों पॉइंट, पहला 18 साल का हो कम से कम, मेंटली साउंड माइंड हो, और थर्ड वो इनकेपेबल किसी भी एग्रीमेंट करने के या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोर्ट से ना किया गया हो। तो आपका अगला काम है अपनी टेक्स्ट बुक को ध्यान से पढ़ो। एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं। आप अपने फ्रेंड तक इसे शेयर भी कर सकते हैं। अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी FB या इंस्टा पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आपका अगला काम है अपने नोट्स खुद बनाएं, डिटेल स्टडी करें चाहूँगा क्योंकि बोर्ड क्लास है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।